तो देखिए, अभी हमने पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एरोमेटिकता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का मतलब है, एक वर्ड आता है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड ये नाम आया एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है गंध, स्मेल। तो पहले जो एरोमेटिक यौगिक मिले उनमें एक पर्टिकुलर स्मेल होती थी, इसलिए उनको बोला गया एरोमेटिक यौगिक। और ये देखा गया कि एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं, या यूं कहें कि एरोमेटिक यौगिक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो इस थ्योरी के आधार पर यौगिकों को 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भाग थे? पहला दिया गया एरोमेटिक यौगिक, दूसरा दिया गया एंटी एरोमेटिक यौगिक, और लास्ट वाला नॉन एरोमेटिक। तो चलिए, इस थ्योरी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन कौन से यौगिक एरोमेटिक होंगे, कौन से नॉन एरोमेटिक और कौन से एरोमेटिक। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले यहां पर हम एक टेबल इस तरह से बना सकते हैं तीनों प्रकार के यौगिकों की। देखिए कैसे। इसमें हमने यहां पर 3 कॉलम बनाए, ठीक है। तो देखिए, जो पहला कॉलम था उसमें हमने नाम लिखा एरोमेटिक यौगिक। दूसरा वाला कॉलम में हमने लिखा एंटी एरोमेटिक यौगिक, और लास्ट वाली कैटेगरी थी नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब देखिए, एरोमेटिक की कंडीशन। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए यौगिक को 3 कंडीशन फॉलो करना होता है। पहला कंडीशन होता है यौगिक या अणु चक्रीय तथा समतलीय हो। ये पहली कंडीशन थी एरोमेटिक होने की, कि अणु कैसा हो, एक तो चक्रीय होना चाहिए, दूसरा समतलीय होना चाहिए। समतलीय का मतलब चक्र के या रिंग के प्रत्येक परमाणु का संकरण या तो sp2 हो या sp हो, sp3 नहीं होना चाहिए। अगर किसी परमाणु का हाइब्रिडेशन sp3 हुआ तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? फिर उसकी ज्योमेट्री समतलीय नहीं होगी, वो तो असमतलीय ज्योमेट्री हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक का दूसरा कंडीशन चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, ये इसकी सेकंड कंडीशन। चक्रीय अनुनाद का मतलब रिंग में जितने भी परमाणु हो, प्रत्येक परमाणु अनुनाद में भाग ले, ठीक है। और तीसरा जो नियम होता है वो होता है हक्कल का नियम। हक्कल के नियम का पालन करें। अब देखो, हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल का मतलब हुआ कि अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अणु में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये तीसरी कंडीशन थी। और इसमें n का वैल्यू होता है होल नंबर का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब अगर इन वैल्यूज को हम यहां पर पुट करें, n की वैल्यू को, तो हम देखेंगे यहां पर जैसे हमने 0 पुट करा तो 4 इंटू 0 0 प्लस 2 कितना आया? 2 आया। 1 पुट करें तो 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना आया? 6। 2 पुट करो तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10। और ठीक से अगर आप देखें तो प्लस 4 का फर्क आ रहा है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 18 आदि। तो कहने का मतलब यौगिक कोई भी यौगिक एरोमेटिक हो सकता है अगर वो इन तीनों कंडीशन का पालन करे। तो याद रखिए, तीनों कंडीशन का पालन होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन का पालन नहीं हुआ, जैसे मैं कहूं कि इसका तो पालन हो रहा है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा, तो फिर वो अणु एरोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एंटी एरोमेटिक का जस्ट रिवर्स।
तो इसमें पहली कंडीशन बिल्कुल समान, क्या समान? अणु चक्रीय तथा समतलीय होना चाहिए। पहली कंडीशन एरोमेटिक की और एंटी एरोमेटिक की दोनों की पहली कंडीशन एक समान, दूसरी कंडीशन भी समान। याद रखिएगा इसको, क्या? चक्रीय अनुनाद होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन यहां पर था 4n+2, तो यहां पर तीसरी कंडीशन होती है 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन याद रखिएगा यहां पर n का वैल्यू होता है 1 2 3 4, इंटीजर होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें 1 की वैल्यू पुट करें तो कितना वैल्यू आएगा? 4, 2 पुट करेंगे तो 8, 3 पुट करेंगे तो 12 +4 यहां पर भी 4 का अंतर और यहां पर भी 4 का अंतर। और जरा ठीक से देखो तो एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एंटी एरोमेटिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 2 इलेक्ट्रॉन का फर्क है बस। यहां पे 2 तो यहां पे 4, यहां पे 6 तो वहां पे 8, यहां पे 10 तो वहां पे 12, इस तरह से। तो मान लीजिए किसी यौगिक में ये दोनों कंडीशन हो रहा है, लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 6 है, 10 है तो वो एरोमेटिक होगा। लेकिन अगर 4 है, 8 है या 12 है या 16 है या 20 है तो फिर वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से थर्ड एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक का कंडीशन क्या है? इसका कोई कंडीशन नहीं है। अगर यौगिक एरोमेटिक नहीं है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो फिर क्या होगा? नॉन एरोमेटिक ही होगा। लेकिन फिर भी बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इसमें पहली कंडीशन हम ले सकते हैं यहां पर अणु असमतलीय होना चाहिए। असमतलीय कब होगा? जब वलय में उपस्थित किसी परमाणु का संकरण sp3 आ जाए, क्योंकि अगर किसी परमाणु का संकरण sp3 आया तो फिर वो प्लेनर नहीं होगा, असमतलीय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन यहां पर है चक्रीय अनुनाद होना चाहिए, तो उसमें उल्टा कर दो, अचक्रीय, या तो अनुनाद ही ना हो या तो अनुनाद ही ना हो, और अगर हो तो अचक्रीय अनुनाद हो। तो ये लिख सकते हैं सेकंड कंडीशन, अचक्रीय अनुनाद हो। और तीसरी कंडीशन का मतलब क्या है? तीसरी कंडीशन का मतलब, मान लीजिए दोनों कंडीशन ये वाली है, दोनों ये है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना तो ये हो ना ही ये हो, तो भी वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है। मतलब विषम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। विषम इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 3 5 7 9 11 इतने इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो फिर वो यौगिक क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये 3 कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इस आधार पर जो 3 प्रकार के यौगिक यहाँ पर बनाए गए, इनके स्थायित्व का क्रम होता है, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। मोस्ट स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक, और सबसे अस्थायी होते हैं एंटी एरोमेटिक। तो एरोमेटिक का जस्ट अपोजिट एंटी एरोमेटिक, ये हाईली स्टेबल तो ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये याद रखना। और ये नॉन एरोमेटिक इनके बीच में रहते हैं। अब देखो, जैसे यहां पर हमने फर्स्ट मॉलिक्यूल ये लिखा, अब बताइए मैंने यहां पे लिखा बेंजीन। अब मुझे बताना है बेंजीन कैसा यौगिक है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। वैसे तो हमको पता है कि बेंजीन एरोमेटिक होता है, बट आज हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं कि ये एरोमेटिक कैसे होता है। तो देखो,
बेंजीन की संरचना कैसी है, चक्रीय संरचना है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कितने कार्बन के रिंग है, 6 कार्बन, और हर एक कार्बन पर द्विबंध है। तो किसी कार्बन पर अगर द्विबंध है तो उसका संकरण क्या होता है, sp2 होगा। तो ये सभी के सभी 6 कार्बन sp2 होंगे। इट मीन्स प्रत्येक कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री कैसी होगी, समतलीय होगी। तो पहली कंडीशन चक्रीय है, दूसरी कंडीशन चक्रीय अनुनाद। अब देखो चक्रीय भी है, समतली भी है। दूसरा चक्रीय अनुनाद, तो बेंजीन में रेजोनेंस कैसे होगा, इन तीनों पाई बॉन्ड के कारण रेजोनेंस होगा। तो तीनों पाई बॉन्ड का मतलब प्रत्येक कार्बन अपना अपना योगदान दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें चक्रीय अनुनाद भी है। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन ये हकल के नियम का पालन करें। हकल के नियम का मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो, 4n+2, और इसकी वैल्यू क्या आती है, 2, 6, 10, 14, इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए। तो यहां पर बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड, और प्रत्येक पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 का नंबर किसमें आ रहा है, एरोमेटिक में। इसका मतलब बेंजीन कैसा मॉलिक्यूल होता है, एरोमेटिक। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए और देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हमने लिखा। अब इसमें देखिए, इसमें यहां पर ये कंपाउंड क्या रखा है, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइईन। प्रत्येक कार्बन sp2 है, चक्रीय संरचना है, समतली भी है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, चलो मान लिया। चक्रीय अनुनाद भी होगा। अब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो 2 पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4। तो 4 किसमें आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं। तो देखो इसमें और इसमें पहली 2 जो कंडीशन है वो बिल्कुल समान है। जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ किसमें आ रहा है, 3rd नंबर में। इस वाले में 6, तो इस वाले में 4। तो इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। ए का मतलब एंटी एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4। आई बात समझ में। चलो और एग्जांपल्स दे रहा हूं, और देखो ये यहां पर इस टाइप का हमें एक कैटायन दे रखा है। चलिए मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप इनको सॉल्व करिएगा। नंबर 4 ये दे दिया जाए, या फिर एक ये वाला एग्जांपल लिखा जाए, C डबल बॉन्ड, यहां पे डॉट। नंबर 5 ये डबल बॉन्ड, यहां पे लोन पेयर चार्ज माइनस। ठीक है, नंबर 6 देखो, नंबर 6 में हमको मान लीजिए रिंग ऐसे दे रखा है। नंबर 7 5 कार्बन का रिंग हम ले सकते हैं, ये प्लस ले लिया। नंबर 8 इसी 5 कार्बन के रिंग में यहां पर चार्ज माइनस ले लो। नंबर 9 में यहां पे ये ले लिया, और यहां पर एक डॉट दे दिया जाए। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो बताइए कैसे होगा। नंबर 3 की बात करें, 3 वाले में डबल बॉन्डेड कार्बन, ये भी sp2 ये भी sp2, और C पे चार्ज प्लस होता है तो ये भी sp2 है। तीनों कार्बन sp2। तो संरचना कैसी है, चक्रीय समतलीय। अब बस बात यह है कि पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, एक ही तो पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, एरोमेटिक में आ रहा है, तो ये लिखेंगे एरोमेटिक एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट चले, चक्रीय तो है, ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2, तीनों sp2 हैं तो समतलीय भी होंगे समतलीय। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, अनुनाद में एक तो ये पाई बॉन्ड भाग लेगा और एक ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेगा। याद है हमने इसकी संरचनाएं बनाई थी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 1 3। अब 3 आ रहा है विषम, तो विषम किसमें आ रहे हैं, विषम तो यहां पर आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे चलो। नंबर 5 यहां पर ये डबल बॉन्डेड, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन डबल बॉन्ड। इन दोनों कार्बन का संकरण sp2 और C पर नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कंजुगेशन में है। तो इसका संकरण अब sp3 ना होकर sp2 हो जाएगा। ये बताया था हमने इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है,
तो ये अणु भी कैसा होगा, चक्रीय समतलीय होगा। अब रेजोनेंस बताइए कैसे इसमें अनुनाद होगा, ये हमने लिखा भी था। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। इसकी कुल 3 संरचनाएं बनेंगी। तो देखो ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस लोन पेयर को हम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, कितने हो गए 4। तो ये 4 का मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, कितने इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है। अब आइए छठे नंबर पर। छठे नंबर में देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन पर होता है तो इस कार्बन का संकरण sp3 होता है। और sp3 अगर होगा तो इसके पास कोई भी एक असंकृत कक्षक विद्यमान नहीं होंगे। और ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकीय टाइप की होगी। तो ये तो नॉन प्लेनर हुआ। तो कहने का मतलब किसी भी रिंग में अगर रिंग के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्डेड आ जाए तो 100% वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसको यहां पर हम लिखेंगे, ये इस कार्बन का संकरण कौन सा, sp3। तो sp3 अगर आ गया तो नॉन एरोमेटिक, ठीक है। वैसे पाई इलेक्ट्रॉन तो यहां पर 2 आ रहे हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 आ रहे हैं, तो ये तो चलो ठीक है, ये तो हो रहा है। लेकिन भाई हमने बोला है कि चक्रीय अनुनाद होना चाहिए और sp3 कार्बन तो अनुनाद में भाग लेता ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। यहां पे आओ, इसमें रेजोनेंस होगा, वही 5 कार्बन का रिंग है, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 2+2, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2+2 4। तो 4 किस में आएगा, एंटी एरोमेटिक में, ये हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे देखो अनुनाद होगा, इसमें चक्रीय है, समतलीय है, अनुनाद भी होगा। पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2+2 4 एंड +2, इसको भी हम एज ए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो कितने हो गए 6 का मतलब ए का मतलब एरोमेटिक, तो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 9th में आइए। अब 9th में देखो 2+2+1 कितना हो गया 5 का मतलब विषम इलेक्ट्रॉन। जैसे ही विषम आ जाए 1 3 5 7 9, नॉन एरोमेटिक, सोचने की बात ही नहीं। तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये हुए इसके एग्जांपल्स। चलिए और एग्जांपल्स देता हूं उनको भी। ये देखिए नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा नंबर 10। अब नंबर 10 में कुछ मॉलिक्यूल हम ऐसे ले सकते हैं, ये दे रखा हो NH, ये लिखा हुआ हो, O के पास 2 लोन पेयर। नंबर 12 सल्फर, यहाँ पे 2 लोन पेयर। के बाद 13 में ये N ऐसे लिखा हुआ हो, यहाँ पर लोन पेयर। तो सबसे पहले देखिए सबके सब चक्रीय यौगिक हैं और हमें पता है चक्रीय यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय एंड विषम चक्रीय। जैसे बेंजीन कहा जाए, बेंजीन कैसा है, समचक्रीय। कैसे, सभी रिंग में सभी कार्बन है, एक प्रकार के कार्बन है, तो अगर रिंग सिर्फ कार्बन की बनी हो तो समचक्रीय। लेकिन अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, सल्फर आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो उसको बोलेंगे विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, अब चेक करें। तो यहां पर इस वाले में देखो 10th वाले में 2+2 और 2 में से 2 लोन पेयर में से 1 लोन पेयर भाग लेगा, तो जो भाग लेगा उसी को काउंट करेंगे, दूसरे को काउंट नहीं करेंगे। तो 2 में से 1 लोन पेयर को हमने काउंट कर दिया।
तो 2 यहां से मिले, 2 यहां से मिले और 2 यहां से, कितने हो गए 6। तो 6 का मतलब एरोमेटिक एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे आओ 2 + 2 + 2, ये भी तो 2 आ रहा है, एक ही तो लोन पेयर है, तो ये तो भाग करेगा, भाग लेगा, तो ये भी होगा एरोमेटिक एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज और, इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है FURANE, फ्यूरेन, फ्यूरेन, ठीक है। अगर O को हटाकर NS लगा दें तो इसका नाम होता है PYROLLE, पायरोल, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर सल्फर आ जाए, O की जगह सल्फर आ जाए, तो इसका नाम होता है थायोफीन, याद रखिए। और अगर बेंजीन में से एक कार्बन को हटाकर N लगा दें तो इसका नाम होता है पिरिडीन। ये तो नाम आपने सुना भी होगा, तो याद रखिए फ्यूरेन, पायरोल, थायोफीन एंड पिरिडीन। तो पायरोल कैसा हुआ, एरोमेटिक हुआ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो वैसा ही है। यहां भी 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा, तो 2 यहां से काउंट करेंगे, 2 यहां से, 2 यहां से, कितना हो गया 6। 6 का मतलब ये भी एरोमेटिक होगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे। पिरिडीन में देखो, पिरिडीन में यहां पर N है, इस N के पास लोन पेयर भी है और इसके पास पाई बॉन्ड भी है। तो जब हम अनुनादी संरचनाओं को बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे तब मैंने तुमसे कहा था कि जब किसी परमाणु के पास लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो तो अनुनाद में भाग पाई बॉन्ड लेता है, ना कि लोन पेयर, ठीक है। तो बस यहां पर लोन पेयर भाग नहीं लेगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे, सिर्फ पाई बॉन्ड को। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए 6। तो ये भी होगा एरोमेटिक एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है। और आगे चलो, नंबर 14th में देखो, 14th हमें दे रखा है यहां पर, ये लिखा हुआ है BH और ये हमें ऐसा रिंग बना रखा है। अब देखो, तो यहां पे बोरोन है, बोरोन की संयोजकता कितनी होती है 3, और बोरोन के पास खाली कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन तो कुछ होता नहीं है, तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये 2 + 2 कितने हैं 4। तो 4 का मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखो इसको, ठीक है। चलिए और आगे चले, नंबर 5। नंबर 5 में देखो, यहां पर देखो, ये हमने एक मॉलिक्यूल ऐसा लिखा, बेंजीन हमने लिखा, बेंजीन पर यहां पर एक CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या होता है टोल्यूइन। नंबर 16 यहां पे लिखा OH, इस यौगिक का नाम फिनॉल। नंबर 17 में यहां पे हमने लिखा CH डबल बॉन्ड O। बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, बेंजीन पे हमने लगाया एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा बेंज एल्डिहाइड। ये कंपाउंड फिनॉल, ये तो सबको पता होगा, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। अब देखो, अब हमें बताना है कि ये यौगिक क्या होंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो देखो, हकल रूल की एक कंडीशन होती है, वो क्या, हकल का नियम सिर्फ चक्रीय वलय पर ही लागू होता है, सिर्फ चक्रीय वलय पर ही लागू होता है। ऐसे पाई बॉन्ड जो वलय पर उपस्थित हो या ऐसे लोन पेयर जो वलय पर उपस्थित हो, उन्हीं को ही हम हकल रूल में काउंट करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो CH3 है, इस कार्बन का संकरण क्या है CH3 है, इसका संकरण sp3 है, लेकिन ये sp3 तो रिंग के बाहर है। बाहर वाला परमाणु कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो बस हकल का नियम रिंग पर लगाना है। तो रिंग का मतलब तो सारे के सारे चक्रीय हैं, sp2 है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6। तो टोल्यूइन कैसा होगा, एरोमेटिक एंड 6 पाई। अब फिनॉल में देखो, फिनॉल में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। आपसे कहा जाए फिनॉल का लोन पेयर इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा क्या, हाँ होगा। किस प्रकार का संयुग्मन है, पाई बंध का लोन पेयर के साथ संयुग्मन है, अनुनाद में तो भाग लेगा, लेकिन हकल रूल में हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे,
अभी मैंने कहा हगल का नियम सिर्फ कहां लगता है, चक्रीय वलय पर। तो हगल का नियम सिर्फ इस चक्रीय वलय पर लगेगा, ऑक्सीजन इस वलय में नहीं आ रहा है, इसलिए इसके लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। तो बताइए रिंग में कितने पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 3 का डबल 6 का मतलब एरोमेटिक। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एंड यहां पर 6 पाई। इसी प्रकार से 17 में आओ। अब देखो ये वाला पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, इसके तो आरएस की हमने बात करी थी, लेकिन इस पाई बॉन्ड को हम हकल रूल में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस चक्रीय वलय की परिधि पर नहीं है। पाई बॉन्ड अगर परिधि पर होता तो हम उसको काउंट कर लेते, लेकिन चूंकि ये परिधि के बाहर है इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो किसको काउंट करेंगे, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 का डबल 6 का मतलब एरोमेटिक होगा। तो यहां पर ये एरोमेटिक और 6 पाई। एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर यौगिक में बेंजीन वलय उपस्थित है और बाहर कुछ भी ग्रुप लगा दो तो वो एरोमेटिक ही होंगे। सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना इसको। ठीक है, 17 के आगे और चले। 17 के बाद नंबर यहां लिखते हैं 18। देखो अब इसमें हम लेते हैं यहां पर 7 मेंबर्ड रिंग, इस प्रकार से ये, और यहां पे चार्ज लिखा प्लस। इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम आयन। इसका नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कैटायन है ये वाला, ट्रोपाइलियम आयन। इसमें देखो सभी कार्बन का संकरण sp2 चक्रीय भी है, यहाँ पे प्लस है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, तो कितने पाई बॉन्ड अनुनाद में होंगे, 3 पाई बॉन्ड, 3 का डबल 6। तो ये एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होंगे। तो याद रखिए ट्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक नेचर का होता है। ठीक है, इसी के बाद एक ये एग्जांपल देखना, इसमें हमें यहां पर दे रखा है कुछ इस प्रकार का यौगिक। एक 8 कार्बन का रिंग है। ठीक है, इसका अगर आपसे कहा जाए आईयूपीएसी नंबर क्या होगा, तो आईयूपीएसी नंबर क्या कहेंगे, कितने कार्बन का रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका नेमिंग होगा 1, 1, 3, 5, 7 साइक्लो ऑक्टा के बाद टेट्राईन, टेट्रा के बाद क्या लगा देंगे, E तो 1 3 5 7 साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। बट इसका एक कॉमन नेम भी होता है, वो क्या होता है, कॉमन नेम इसका होता है 8 एनिलीन। अब ये एनिलीन क्या होते हैं, एनिलीन का मतलब मोनोचक्रीय यौगिक जिसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड उपस्थित हो, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड उपस्थित हो और मोनोचक्रीय हो, ऐसे यौगिक को बोलते हैं एनिलीन। तो ये 8 कार्बन की एक सिंगल रिंग है और ऑल्टरनेट इसमें पाई बॉन्ड भी है, तो ये कंपाउंड हुआ एनिलीन। अब बात ये कि 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई बॉन्ड का मतलब डबल पाई इलेक्ट्रॉन 8, तो ये हो गया 8 एनिलीन। अब इसको देखो, सभी कार्बन sp2 चक्रीय भी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, 8। अब बताइए 8 की संख्या किसमें आती है, 8 की संख्या आती है एंटी एरोमेटिक में। तो देखिए क्या ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, हाँ भाई होना तो चाहिए, लेकिन हकीकत में ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो भाई एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ, अत्यधिक अस्थायी। तो क्या ये अणु अस्थायी होना चाहेगा, नहीं होना चाहेगा। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट और देखो, हम लोग ये समझते हैं कि जब किसी यौगिक में अनुनाद होता है तो वो यौगिक स्थायी हो जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि अनुनाद होने से अणु हमेशा स्थायी हो, अनुनाद से अस्थायी भी हो जाते हैं। इसके सबसे अच्छे एग्जांपल है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में अनुनाद होता है फिर भी वो अस्थायी होते हैं। तो देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन के कारण एंटी एरोमेटिक हो रहा है, अस्थायी हो रहा है, तो ये कोशिश करेगा कैसे भी करके अनुनाद को रोक ले।
और अनुनाद को रोकने का एक बड़ा अच्छा तरीका है क्या, ज्योमेट्री असमतलीय हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए। तो याद रखना ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये मॉलिक्यूल इस शेप में नहीं रहता है, ये मॉलिक्यूल इस शेप में विद्यमान होता है। ऑल्टरनेट इसमें पाई बॉन्ड उपस्थित होते हैं, याद रखना। और इसका ये जो शेप होता है इसको बोलते हैं टब शेप, TUB, टब शेप। अब टब शेप में आने से इसको फायदा क्या हुआ, टब शेप कैसा होता है, असमतलीय होता है। और अगर ये अणु असमतलीय हो जाएगा तो इसमें अनुनाद नहीं रहेगा, और अगर अनुनाद ही नहीं रहा तो अब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो बताइए इसमें इसको ज्यादा फायदा या इसमें ज्यादा फायदा, तो डेफिनेटली इसमें फायदा ज्यादा है। क्यों, इसमें तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा था, हाईली अनस्टेबल हो रहा था, असमतलीय होते ही नॉन एरोमेटिक हो गया, मतलब स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो याद रखना तुम्हें ये वाला अणु हमेशा ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, बट हकीकत में ये मॉलिक्यूल ऐसे ही होगा टब शेप में। तो इसका आंसर होना तो क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, बट इसको लिखकर हम क्रॉस कर देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ये याद रखना, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक होने का रीजन क्या है, ये टब शेप में एग्जिस्ट करता है, और टब शेप में होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है। और देखो नंबर 20 एग्जांपल, प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। ये हमने लिखा नंबर 20 में, एक ये याद रखना माइनस चार्ज। देखो यहां पे प्लस था, यहां पर माइनस कर दिया, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 + 2 + 2 एंड +2 कितने हो गए, 8 का मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये भी नॉन एरोमेटिक होता है। ये एंटी एरोमेटिक ना होकर नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, और 7 कार्बन होने के कारण ये अपनी ज्यामिति बदलकर कैसा कर लेता है, असमतलीय कर लेता है। चूंकि इसमें 7 कार्बन है, 7 कार्बन इतने होते हैं कि ये अपनी ज्यामिति बदल सकते हैं। तो ये अब देखोगे, जैसे यहां पर भी हमने कहा था कि ये वाला एंटी एरोमेटिक है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये भी चाहेगा कि कैसे भी करके स्टेबल हो जाए, बट ये स्टेबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर रिंग में कितने एटम है, 5 एटम है, और 5 एटम अपनी ज्योमेट्री को बदल नहीं पाते हैं। उसके लिए कम से कम 7 या 7 से ज्यादा परमाणु होने चाहिए। तो एक चीज और, इसमें जहां जहां पर भी आंसर में वेरिएशन आ रहा है कि होना तो ये चाहिए था बट ये हो रहा है, हकीकत में वो सारे एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले बता देता हूं मैं। जैसे ये क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, बट क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या होना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक, बट ये भी अपनी ज्योमेट्री बदलकर असमतलीय हो जाता है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक, याद रखना ये एग्जाम्पल, ठीक है। और देखो इसके अलावा 21 नंबर का एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें देखो ये एक मॉलिक्यूल हमने यहां पे लिखा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस अणु को देखो, ये अणु क्या है, ये भी मोनोचक्रीय यौगिक है, ये बाइसैक्लोड नहीं है, याद रखना, ये मोनोचक्रीय है, एक ही रिंग है इसके अंदर, तो ये भी एनिलीन हुआ, और इस एनिलीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 5 पाई बॉन्ड है, 5 पाई बॉन्ड का डबल 10, तो इसको नाम देंगे 10 एन्युलीन, 10 एन्युलीन लिखा। अब देखो, तो चूंकि सभी चक्रीय है, सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है,
और पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 पाई बॉन्ड का डबल कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन याद रखो ये भी एरोमेटिक नहीं होता है। चलो इसको मैं हटा सकता हूं यहां से। ये होना क्या चाहिए था, इसका नाम फिर से लेता हूं 10 एनुलिन। अब ये भी क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक होना चाहिए था। तो ये हमने लिखा एरोमेटिक, बट ये एरोमेटिक ना होकर कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्यों, देखो इस वाले कार्बन पर एक H होगा, वो H कहां पर होगा, रिंग के अंदर, प्लेन में होगा। प्लेन में क्यों होगा, क्योंकि ये कार्बन sp2 है। इस C के पास भी एक H होगा, ये कहां होगा, रिंग के अंदर होगा, ये भी प्लेन में होगा। अब देखो प्लेनर होने के लिए, प्लेनर जब ये मॉलिक्यूल होगा तो दोनों H के बीच में जो दूरी है, ये दूरी इतनी कम होती है कि दोनों H एक दूसरे को प्रबल प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षण से क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर हटते हैं। दूर कैसे हटेंगे, जैसे मान लो ये ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये नीचे वाला हाइड्रोजन है, एक ही प्लेन में है। अभी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो क्या करेगा, ये वाला ऐसे बाहर चला जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। तो इन बॉन्ड में क्या आया, बैंड आ गया। तो बैंड आने से अब क्या होगा, ये अणु समतलीय नहीं रहेगा। और अगर समतलीय नहीं रहा, कैसा हुआ, असमतलीय हुआ। असमतलीय होने का मतलब नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, याद रखो। तो 8 एनुलिन अभी हमने बनाया था, याद रखो 8 एनुलिन और 10 एनुलिन कैसे होंगे, दोनों के दोनों नॉन एरोमेटिक होंगे, ठीक है। अच्छा और देखो, इसी में थोड़ा सा हम और चेंज करें। ये लिखा हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल डबल, ये भी डबल, ये भी डबल लिखा। अब देखो यहां पर हम एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दें ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे जोड़ दें। अब हमने इसको बाइसाइक्लो बना दिया। अब बताइए, तो देखो ये वाला ऑक्सीजन जो है ये इस रिंग की सरकमफेरेंस पर, इसकी परिधि पर नहीं है, तो इस एटम को हम हकल रूल के में शामिल नहीं करेंगे। बस रिंग को देखो। अब इस ऑक्सीजन के आने से यहाँ पर जो H परमाणु के बीच में प्रतिकर्षण था वो भी नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के आने से हाइड्रोजन परमाणु तो हट गए। तो जब हाइड्रोजन परमाणु है ही नहीं तो कोई प्रतिकर्षण भी नहीं होगा। अब ये मॉलिक्यूल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 10। अब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखो, ठीक है। तो अगर ऐसा दे रखा होता 10 एनुलिन तो ये क्या होता, नॉन एरोमेटिक। बट ऐसे ऑक्सीजन दे रखा है तो फिर एरोमेटिक, ठीक है। नंबर 12, ये दे दिया जाए। सीक्वेंस 21 के बाद ये चल रहा था 22, 23 और ये 24 नंबर। अब इसमें हम एक रिंग और जोड़ दें, ऐसे हमने 3 रिंग को जोड़ दी और एक रिंग को हम ऐसे बना सकते हैं 25 नंबर। ये बना दिया। अब इनके नाम याद रखो। पहले तो इसका नाम होता है नेफ्थलीन, ये होता है एंथ्रेसीन और ये होता है फेनेंथ्रीन, ठीक है, याद रखना। अब इसमें देखो यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड, अब सोचिए ये पाई बॉन्ड परिधि पर नहीं है, लेकिन क्या किसी एक अनादित संरचना में, किसी और संरचना में क्या ये पाई बॉन्ड परिधि पर आ सकता है? क्या आ सकता है? कैसे? इसमें रेजोनेंस बनाकर बताइए कैसे बनाएंगे। इसकी एक संरचना कुछ इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की, ये लिखा, ये पाई बॉन्ड यहां चला गया,
तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, और ये दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब देखो ये पाई बॉन्ड कहां पर आ गया, परिधि पर आ गया, परिधि पर आ गया। अब हम इस पाई बॉन्ड को गिनेंगे। अगर ये पाई बॉन्ड कभी भी परिधि पर नहीं होता, कभी भी परिधि पर नहीं आता, तो इसको हम हकल के नियम में काउंट नहीं करते। अब बताइए परिधि पर कितने पाई बॉन्ड, 5, 5 का डबल 10, तो 10 का मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक 10 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो 24, 25 को सॉल्व करिए, बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, क्या कहेंगे इसके अंदर। 24 परिधि पर कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का डबल 14, 14, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 14 पाई भी इसमें आता है, एरोमेटिक में ही तो आता है। तो एंथ्रासीन, मैथिलीन भी एरोमेटिक, एंथ्रासीन भी एरोमेटिक। फेनेंथ्रीन का बताइए कितने पाई बॉन्ड परिधि पर हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का डबल 14, ये भी एरोमेटिक होगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए और देखो नंबर 26, मान लीजिए अणु ऐसा दे रखा हो, अब क्या करेंगे, अब इसको बताइए। देखो इसमें यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड O के बीच में है, और हमें पता है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, O पे 2 लोन पेयर तो होते ही हैं, एक पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो कितने लोन पेयर होंगे, 3, इस पर माइनस और इस पे चार्ज प्लस, ये हुआ। अब ठीक से देखो O माइनस तो रिंग के बाहर है, रिंग में तो कौन है, C प्लस। अब इस रिंग पर नियम लगाइए, हकल का नियम, तो इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2, 2 का मतलब एरोमेटिक होगा, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक A, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2। अब एक चीज और याद रखो, एक वर्ड होता है ज्वीटर आयन, ज्वीटर आयन। अगर ये मॉलिक्यूल इस अवस्था में रहता तो इस पर हम हकल का नियम नहीं लगा सकते थे, क्यों, क्योंकि ये पाई बॉन्ड परिधि पर नहीं है। लेकिन जैसे ही पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, C पे प्लस आया, अब ये प्लस चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो ये रिंग रेजोनेंस शो करेगी, तो ये इसका ये भाग कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब इस अणु में प्लस भी है और माइनस भी है, तो जिस किसी अणु में प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं ज्वीटर आयन, ठीक है। देखो अगर किसी स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज है तो हम क्या बोलते हैं, केटायन। किसी पर माइनस चार्ज है तो क्या बोला जाता है, एनायन। लेकिन प्लस भी है माइनस भी है, उसको कहा जाता है ज्वीटर आयन। तो ये जो अणु होगा ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस फॉर्म में विद्यमान करेगा। कौन सी फॉर्म, ज्वीटर आयन की फॉर्म, बिकॉज ज्वीटर आयन फॉर्म में ये एरोमेटिक नेचर का होगा, और तब इसको हम बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक। अब ये क्या बोला है, हिंदी में भी यही बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक, याद रखना। कोई अगर ज्वीटर आयन एरोमेटिक टाइप का हो उसको हम क्वासी एरोमेटिक कहते हैं, याद रखना, ठीक है। 27, हमें यहां पर ये मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा हो, डबल बॉन्ड। अब बताइए इसमें क्या करें, N के पास लोन पेयर, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्या बनाया, ये बना दिया O पे माइनस और इस C पे चार्ज प्लस, ये डबल और यहाँ पे कौन, NH लोन पेयर। अब देखो, अब अनुनाद करके बताइए इसमें कैसा अनुनाद होगा, बता सकते हो। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देगा, तो जब ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो इस C पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, और जैसे यहाँ प्लस आएगा इसका लोन पेयर पाई बॉन्ड बना देगा बैक बॉन्डिंग से। इस प्रकार से देखो ये लोन पेयर यहाँ पर पाई में कन्वर्ट हुआ तो ये लोन पेयर पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग ले रहे हैं, रिंग में
2 2 4 और 2 6 का मतलब वापस एरोमेटिक, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक 6 पाई। और ये भी किस अवस्था में एग्जिस्ट करेगा, वही ज्विटराइन, इसको भी क्या बोलेंगे, क्वासी एरोमेटिक, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और देखो 28, जरा इस प्रकार के यौगिक देखिए, ये देखिए। अब इस यौगिक के लिए हमें बताना है कि एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। कैसे करेंगे इसको, देखो यहां पे इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, खुद के 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास रिंग के खुद के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनों की, 2 6 10 14, या तो 2 हो जाए तो एरोमेटिक, 6 हो जाए या एरोमेटिक, 10 हो जाए तो भी एरोमेटिक। अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों रिंग के बीच में है, तो ये पाई बॉन्ड ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है और नीचे भी शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट उधर ही होगा जिधर फायदा होगा। तो देखो इस रिंग के पास खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो एरोमेटिक में आ ही रहा है। इसके पास कितने हैं, 4, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये कितना हो जाएगा, 6 का मतलब ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहां पर ये हमने रिंग ऐसे बनाया, इस रिंग को हमने ऐसे बनाया, ये डबल ये डबल। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यहां पर आएगा लोन पेयर और चार्ज माइनस, यहां पे चार्ज प्लस, और यहां पर डबल बॉन्ड एज इट इज। अब ठीक से देखो ऊपर वाली रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 2 6 का मतलब ये रिंग एरोमेटिक, और ये भी क्या होगा, रिंग एरोमेटिक। तो वापस ये जो अणु होगा ये क्वासी एरोमेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ज्विटराइन की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसको ट्राई करो। नंबर 29, देखो तुम्हें दे रखा है एक तो 5 मेंबर रिंग और नीचे एक 7 मेंबर रिंग, इस प्रकार से। इसमें बताइए, सोच के जवाब दीजिए, पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा। इस रिंग के पास खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास खुद के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो बताइए पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होना चाहिए। एरोमेटिक का नंबर कितना होता था, 2 6 10 14। 6 तो इसके पास है, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पास 4 है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये कितने हो जाएंगे, इसके पास 6 होते, ये रिंग भी कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि ये जो 5 पाई बॉन्ड 5 मेंबर रिंग था इस प्रकार से, तो पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर शिफ्ट होगा तो लोन पेयर चार्ज नेगेटिव, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव। ऐसा होने से क्या हुआ, ये रिंग एरोमेटिक और ये रिंग भी एरोमेटिक। तो ये यौगिक इस ज्विटराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अपर रिंग नेगेटिव चार्ज, लोअर रिंग पॉजिटिव चार्ज, याद रखना इसको, ठीक है। और देखो और एग्जांपल ले सकते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कंपाउंड आता है, याद रखना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। ये वाला कंपाउंड, इसको याद रखिएगा, इसका नाम होता है एजुलिन। अब एजुलिन में क्या है, जरा परिधि पर देखो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 का डबल 10। तो याद रखो 10 का मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक 10 पाई
अब इसमें भी एक चीज आपको याद होना चाहिए एजुलिन में भी, कि ये मॉलिक्यूल दिखने में तो हमें लग रहा है नॉन पोलर, अध्रुवीय, बट ये ध्रुवीय होता है। कैसे ध्रुवीय होता है देखना, इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये तो यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या संरचना बनती है, ये 7 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, क्या बनेगा, यहां पर 5 बॉन्ड, लोन पेयर चार्ज माइनस, यहां पे चार्ज प्लस, ये डबल एज इट इज, ये डबल एज इट इज और ये भी डबल बॉन्ड। अब इससे देखो क्या हुआ, ये 7 मेंबर रिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिंग भी एरोमेटिक, ये 5 मेंबर रिंग नेगेटिव चार्ज, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी एरोमेटिक। तो ये मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, ध्रुवीय मॉलिक्यूल होता है, याद रखना, ध्रुवीय मॉलिक्यूल होता है। और जितने भी ध्रुवीय मॉलिक्यूल होते हैं ये सब के सब ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था ये वाला मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये आपसे कहा जाए बताइए इनमें से कौन कौन ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। तो देखो तुम्हें पता होगा समान समान को घोलता है। अगर यौगिक ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा, अगर यौगिक अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायकों में विलय होगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय मॉलिक्यूल है। ये तीनों ही ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, याद रखना। आपसे कहा जाए बेंजीन, जरा बताइए क्या बेंजीन ध्रुवीय विलायकों में विलय होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु है, इसमें कहीं कोई प्लस या माइनस नहीं आता है। तो याद रखो ये अध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होगा, ठीक है। ओके, और एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं। यहाँ पे देखो एक 37 नंबर, ये अणु देखो, इसका नाम होता है बेंजाइन। बेंजीन में तो डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड और लगा दिया तो उसको बोलते हैं बेंजाइन, मध्यवर्ती होता है। इसमें बताइए पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में अनुनाद में सिर्फ यही पाई बॉन्ड भाग लेता है, ये वाला पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता है। तो जो पाई बॉन्ड भाग नहीं लेगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 और 2 और 3 का डबल 6 का मतलब ये भी क्या होगा, एरोमेटिक एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, याद रखिए। कुछ और एग्जांपल्स हैं उसकी भी हम बात कर सकते। एक मॉलिक्यूल ये होता है NH, BH, BH, NH एंड BH। इसको देखिए, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये भी एरोमेटिक नेचर का, ये भी एरोमेटिक। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6। कैसे? N के पास लोन पेयर और लोन पेयर, 3 नाइट्रोजन, तीनों के पास लोन पेयर, और B के पास खाली कक्षक, इसके पास खाली कक्षक, इसके पास भी खाली कक्षक। तो क्या होगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या बनेगा, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3, बेंजीन की जैसे हो गए। तो 3 पाई बॉन्ड का डबल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये भी एरोमेटिक होता है, याद रखना। इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। नंबर 39, ये देखो, इसको बोलते हैं 14 एनिलीन। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड का डबल 14 का मतलब किस में आएगा? 14 एरोमेटिक में आएगा। तो ये होता है एरोमेटिक। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इनमें से जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं, ये प्लीज एक एक एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। इसमें से कोई सा भी एग्जांपल कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ अणुओं की एरोमेटिसिटी चेक करना कि वो एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक हैं, ठीक है। अब कुछ इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस
भी हम यहां सोल्व करेंगे। देखो तो नेक्स्ट हेडिंग होगा एरोमेटिकता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। ये लिखा हमने एरोमेटिकता के अनुप्रयोग। देखो सबसे पहला, जैसे तुम्हें दे रखा है यहां पर इस केस में एक ये वाला कंपाउंड यहां लिखा हुआ है Br, ठीक है। इसकी अभिक्रिया कराई AgNO3 से। ऐसा ही एक कंपाउंड लिया ये वाला, Br, इसकी अभिक्रिया कराई AgNO3 से और एक मॉलिक्यूल दे रखा है इस प्रकार का Br, इसकी अभिक्रिया करनी है AgNO3 से। हमको पता है, हमको बताना है ये जो रिएक्शन है इनका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो देखो इसकी रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? होगा क्या? Ag क्या करेगा? इस Br के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, Ag प्लस फ्री होगा तो यहां से कौन अलग होगा? Br माइनस। तो Br माइनस निकलेगा तो यहां पर ये रिंग कौन सी बनेगी? ये रिंग ऐसी बनेगी। इस वाले में रिंग कौन सी बनेगी? इसमें रिंग ये बनेगी। और इसमें रिंग कैसे बनेगी? इसमें रिंग ऐसी बनेगी। तो जब भी AgNO3 होता है तो क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो इन कार्बोकेटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा स्टेबल कैटायन होगा वो सभी तरह की क्रियाशीलता भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बताइए इन तीनों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा? तो ठीक से देखो, ये वाला कार्बोकेटायन कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ये वाला एरोमेटिक ARON एरोमेटिक, और ये वाला नॉन एरोमेटिक। तो बताइए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा? एरोमेटिक। इट मींस इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा। तो यहां पर हम लिखेंगे R2 ग्रेटर देन। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? नॉन एरोमेटिक। तो अब क्रियाशीलता किसकी होगी? R3 और सबसे कम R1। और वैसे कहेंगे कि R1 तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज बनने वाला कैटायन कैसा बन रहा है? एंटी एरोमेटिक, बहुत मुश्किल से बन पाएगा। तो ये इसका क्रियाशीलता का क्रम होगा, ठीक है। और देखो सेकंड हमें दे रखा है एक यहां पर, जैसे ये हमको दे रखा है, इसकी अभिक्रिया सोडियम से कराए तो क्या बनेगा? देखो कौन सा यौगिक है? एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। सोडियम से कराए तो सोडियम क्या है? मेटल है। मेटल का एक ही काम क्या होता है? मेटल का एक ही काम होता है, वो क्या? इलेक्ट्रॉन देना। एक सोडियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और खुद Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो Na मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अब क्या होगा? चलो मैं इसका आंसर बता देता हूं। इस केस में यहां पर ये बनेगा लोन पेयर माइनस एंड डॉट लगाकर ट्वाइस ऑफ Na+। यही बना कौन सा? एरोमेटिक यौगिक। कैसे बना ये देखो, यहां पर ये रिंग हमने लिया, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ये बॉन्ड का समान विखंडन, बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बने। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। इससे क्या होगा? ये बना लोन पेयर, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो इस पे चार्ज माइनस, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला तो इस पे भी चार्ज माइनस। अब ऐसा होने से देखो ये स्पीशीज क्या हो गई? एरोमेटिक हो गई। कैसे? 2 + 2 N+
2 कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हुआ। और इस डाई अनाइन से कौन जुड़ जाएगा, कौन प्रेजेंट है, ट्वाइस ऑफ Na प्लस। तो ये कंपाउंड कैसा हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड। तो याद रखो कि जब इसकी रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो ये बनता है। इसमें एक नोट याद रखना, वो क्या, जो साइक्लोब्यूटाडाइड होता है, ये याद रखना, ये एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन अगर कमरे के ताप पे रखा जाए, कहां पे, रूम टेम्परेचर पर इसको रखा जाए तो ये डाइमराइज हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। डाइमराइज का मतलब द्विलक बना लेगा। द्विलक कैसे बनाएगा, देखो ये रिंग, इधर भी एक और रिंग, 2 रिंग हमने ले ली, क्या होगा, इस पाई बॉन्ड का समांश विखंडन, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। ऐसे ही इस पाई बॉन्ड का समांश विखंडन, एक डॉट यहां और एक डॉट यहां पर होगा। अब ये वाला मुक्त, ये वाला विषम इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा और ये भी इससे बॉन्ड बना लेगा। तो ये 3 रिंग का एक कंपाउंड बनेगा। और इस रिंग में ये चारों कार्बन कैसे होंगे, sp3 कार्बन होंगे। sp3 का मतलब ये यौगिक कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, जबकि ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो याद रखो इस प्रकार के यौगिक होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर डाइमराइज होकर इस प्रकार के रिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। और देखो ये वाला एक क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट द पॉइंट। जो अभिग्रह में लिखूंगा उन अभिग्रहों के तुम्हें उत्पाद बनाने हैं। कैसे बनाएंगे उत्पाद, देखो यहां दे रखा है SbCl5, ये दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे ये दे रखा हो, ट्वाइस ऑफ SbCl5, इसको सॉल्व करना है। ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन, एक ये देखो, ये दे रखा है, रिएक्शन कराना है डाइल्यूट HCl से, तनु HCl से, ठीक है। बताइए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो यहां पर देखो इस केस में क्या होगा, भाई ये रिंग है, जरा ध्यान से देखो, 7 कार्बन की रिंग है। इसकी कोशिश क्या होगी, कैसे भी करके ये बॉन्ड टूट जाए, ये टूट जाए, क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, तो रिंग पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस। रिंग पे जैसे ही प्लस आएगा तो रिंग कैसी बन जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। अभी कैसी है, अभी तो नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये Cl माइनस अलग हो जाए तो C पे चार्ज प्लस आते ही रिंग एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो होगा क्या, ये Cl यहां से अलग होकर किससे बॉन्ड बना लेगा, Sb से बॉन्ड बना लेगा। तो रिंग किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये 7 मेंबर 3 पाई बॉन्ड, यहां पे चार्ज प्लस, देखो रिंग कैसी होगी, एरोमेटिक होगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और Cl माइनस इस पर आएगा तो ये कन्वर्ट किसमें होगा, SbCl6 माइनस में। इस प्रकार से यौगिक, इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 2 Cl है, तो 2 Cl को हटाने के लिए 2 Sb क्या होता है, एंटीमनी, दिस इज एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। इस केस में क्या होगा बताइए, ये लिखा, यहाँ पे V प्लस, यहाँ पर V प्लस, एक Cl इसके पास गया, दूसरा Cl भी यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, डॉट ट्वाइस ऑफ SbCl6 माइनस, ऐसे बना देंगे, ठीक है। इस वाले केस में बताइए इसमें क्या करें। तो यहां पर देखो ये वाला यौगिक मैंने तुमसे कहा था इस फॉर्म में एग्जिस्ट न करके ये हकीकत में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कौन से फॉर्म, ज्यूटेराइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, कर लेगा। तो देखो HCl में कौन अवेलेबल है, H प्लस और Cl माइनस है, तो ये क्या करेगा, O माइनस क्या करेगा, H प्लस से बॉन्ड बना लेगा। तो यहां तो ये O माइनस तो H से बॉन्ड बना लेगा, बट ये रिंग तो प्लस है और प्लस में ही एग्जिस्ट
करेगी। तो इस कैटायन से कौन जुड़ जाएगा, Cl-I। तो ये भी रिंग कैसी बनी, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गई। आ रही बात समझ में। एक और क्वेश्चन, ये दे रखा है और यहां पर दे रखा हो R माइनस Li प्लस, या फिर दे रखा हो NaH Na प्लस और H माइनस। अब देखो ये रिंग है, इस रिंग के पास कितने H, दो H है। अब यहां पर 5 कार्बन की रिंग है, तो ये रिंग एरोमेटिक होना चाहेगा। ये एरोमेटिक कब होगा, जब इस रिंग पे चार्ज प्लस आए या माइनस आए। सोच के बताइए, इस पे चार्ज माइनस अगर आया तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। तो माइनस कब आएगा, जब यहां से कौन अलग हो जाए, H प्लस अलग हो जाए। तो H प्लस को लेने के लिए यहां पर कौन होना चाहिए, कोई बेस कौन है यहां पर, R माइनस, या तो R माइनस या फिर H माइनस। तो क्या होगा, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। चलो इसको हटा दिया हमने, क्या होगा, R माइनस इसका H ले लेगा और ये बॉन्ड टूट के कहां चला जाएगा, रिंग के पास। तो क्या बनेगा, अब चाहे तो इस वाले H को हम ना लिखें, कोई जरूरत नहीं लिखने की, ये बना दिया। यहां पे क्या आया, माइनस, और ठीक है, इससे ये तो अलग हो गया RH, और इस माइनस से कौन जुड़ जाएगा, डॉट Li प्लस, ऐसे बना लेंगे। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस है जिसको हम एरोमेटिसिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके एक एक क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट हुआ कंप्लीट यहाँ पर एरोमेटिक का। नेक्स्ट अब इसके आगे वाले क्वेश्चंस अभी हम और सोल्व करेंगे, तो ठीक है, लेंगे उसको भी हम लोग। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।